नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, खेती करते समय यदि हमें खेती से जुड़ी हुई अहम बातों के बारे में जानकारी होगी तभी हम सही तरीके से खेती कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी फसल बो रहे हैं तो उसके लिए किस तरह की भूमि का चयन करें, किस तरह से बीज डालें, खाद कैसे डालें, और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि संतुलित उर्वरक का प्रयोग कैसे करें। तो ऐसी ढेर सारी जानकारी जिनके बारे में हमें जानना बेहद ही जरूरी है। आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो विषय है संतुलित उर्वरक का प्रयोग, और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है इंडो गर्ल फर्टिलाइजर्स जगदीशपुर के महाप्रबंधक डॉक्टर एसपी सिंह जी। तो डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे किसान भाई उर्वरक का प्रयोग करते समय सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये बताइए कि उर्वरक डालने का सही तरीका क्या है? देखिए, जो संतुलित उर्वरक की बात आपने कही, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे खाने के लिए अपने भोजन में हर चीज संतुलित होनी बहुत जरूरी है। जरा सा एक रोटी ज्यादा हो जाए या एक रोटी कम हो जाए तो निश्चित रूप से कहीं कहीं असंतुलन होगा शरीर में और दिक्कत आएगी हम लोगों को। उसी तरह से पौधों के लिए भी संतुलित उर्वरक बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ध्यान ये रखना है किसान भाइयों को कि जो भी रिकमेंडेड डोजेज हैं या जो संतुलित उर्वरक प्रयोग की मात्रा है, मिट्टी की जांच करवाएं और उसके हिसाब से जो खाद बताई जाए, जो खाद निकल करके है, उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये बता देता हूँ कि किसान भाइयों को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी फसल के लिए कुल 17 पोषक, पहले 16 पोषक तत्व थे, अभी 17 पोषक तत्वों की जरूरत है, जिसमें 3 हवा और पानी के सहारे मिल जाते हैं, जिसको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोलते हैं। बाकी 14 पोषक तत्व उर्वरक के रूप में बाजार में मिलते हैं। उन्हें हमें ऊपर से उन्हें ऊपर से या मिट्टी में नीचे से भी दिया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 3 मुख्य पोषक तत्व हैं। कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम ये द्वितीय पोषक तत्व हैं। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी भी जरूरत पड़ती है। इसमें से कहीं भी एक पोषक तत्व कम हो गया तो निश्चित रूप से पौधा अपनी जीवन काल में, फसल चक्र जिसको बोलते हैं, कहीं न कहीं कमी दिखाएगा, जिससे पौधे पर प्रभाव पड़ेगा और उपज उतनी नहीं होगी जितनी किसान भाइयों को मिलनी चाहिए। और अगर ये भी देखा जाए अर्पित जी, तो आज के दिन ये भी हो गया है कि हम एक जगह पे आके खड़े हो गए। मतलब ये है कि हमारी उत्पादन की दशा इस तरह से हो गई है कि उत्पादन एक जगह जाकर के स्थिर हो गया, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। किसान भाई पता लगता है कि उनको जानकारी के अभाव में यूरिया का ज्यादा प्रयोग कर देते हैं या डीएपी ज्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से फसलें उतना आगे नहीं बढ़ पाती जितना आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। किसान भाइयों, जिस तरह से भोजन के बिना हमारे शरीर में तरह तरह की व्याधियां हो जाती हैं, उसी तरह से अगर डॉक्टर साहब हम लोग फसलों में सही तरीके से पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी फसल को भी नुकसान होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि अगर हम बात करें कि भूमि का हमने जैसे मान लीजिए चुनाव के बाद और इसके अलावा जो भी हम फसल ले रहे हैं उसके हिसाब से अगर उर्वरक डाल रहे हैं तो उससे क्या फायदा होगा? बहुत सही सवाल किया आपने। एक तो ये है कि मिट्टी के हिसाब से, दूसरा क्षेत्र के हिसाब से और तीसरा फसल के हिसाब से खाद बननी चाहिए और वही खेत में जानी भी चाहिए। तभी ये काम शुरू हो गया है। तभी मिट्टी जांच के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, फसल के हिसाब से ग्राहक अपेक्षित खाद तैयार हो चुकी है। जिसमें अगर अपने प्रदेश का देखा जाए, विशेष करके उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में अपने जो मिट्टी की जांच हुई है उसके हिसाब से आकलन ये निकला है कि नाइट्रोजन की भारी कमी है। ज्यादातर इलाकों में कम बोलते हैं, जिसको लो बोलते हैं, वो स्थिति है, क्योंकि कम, मध्यम और ऊंचे स्तर पर अपनी मिट्टी की माप होती है, तो नाइट्रोजन बहुत कम है। फास्फोरस की भी वही दशा है। पोटास मध्यम स्तर तक पहुंच चुका है। हम लोग नदियों के इलाके में, लेकिन फिर भी अपने इलाकों में पोटास की भी कमी हो चुकी है। उसके अलावा जो चौथा पोषक तत्व है, सल्फर, भारी मात्रा में कम हो चुका है। अभी मैं जो नक्शे देख रहा था मिट्टी जांच के, उसमें मैंने देखा कि अपने प्रदेश में काफी इलाकों में सल्फर की भी कमी है। इसके अलावा अपना इलाका ऊसर का इलाका है, जिसमें जिंक की भारी कमी हो चुकी है। तो अपनी जो मुख्य फसलें हैं, जैसे अगर हम गेहूं धान की बात करें और जो कुछ नकदी फसलें हैं जैसे गन्ने और आलू की बात करें, इन चारों फसलों का जो मैपिंग किया गया और ये देखा गया तो ये निकल के आया कि कम से कम NPK, जिंक और सल्फर, ये 5 पोषक तत्व डालने बहुत जरूरी हो गए। इनके लिए ग्राहक अपेक्षित खाद तैयार कर रही हैं कुछ कंपनियां,
जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखो तो काफी जिलों में टाटा फर्टिलाइजर ने काम किया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने काम किया इंडोगल फर्टिलाइजर ने, और वहाँ पे खाद बन के सेवा केंद्रों के माध्यम से और बाजार के माध्यम से किसान भाइयों तक पहुँच रही है। ये एक कदम है संतुलित उर्वरक प्रयोग की दिशा में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ाई जाएं तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को फायदा होगा। कारण ये कि आज अगर बाजार में किसान भाई जाते हैं तो पता लगता है कि जो बाजार में उपलब्ध है खरीद करके लाते हैं, क्योंकि उनका असली ट्रेनर कहना चाहिए, प्रशिक्षक को जो दुकानदार है वही है। ज्यादातर लोग उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। उसकी वजह से दिक्कत क्या है कि पता लगा वो बेचारे डीएपी डाल के अपनी खेती कर रहे हैं, यूरिया का ऊपर से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, एक ही भोजन, एक ही तरह का वो हमारी फसल को भोजन जा रहा है। तो जैसे हम दाल चावल रोटी सब्जी सभी खाएं तो शरीर ठीक से बनेगा, उसी तरह से यूरिया डीएपी पोटाश जिंक सल्फर सभी संतुलित मात्रा में जाए, तब जाकर के पौधा अपना पूरा पोषण ले पाएगा और जीवन चक्र पूरा कर पाएगा। अगर इसमें कहीं कोई पोषक तत्व ऊपर हो गया, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर डीएपी की मात्रा ज्यादा चली जाए तो जिंक की कमी हो जाएगी, उसी तरह से नाइट्रोजन अगर ज्यादा चला जाए दूसरा पोषक तत्व कहीं कम हो जाएगा। तो होता क्या है कि जो बाजार में उपलब्ध है वही किसान भाई खरीदते हैं, उनकी मजबूरी है। तो ऐसे में अर्पित जी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ग्राहक अपेक्षित खाद बन चुकी है, तो अगर इसका थोड़ा सा किसान भाइयों को जानकारी मिलती चली जाए, तब तक पहुंच पाए ये बातें, तो उनसे फायदा होगा। और ये जो माध्यम है मैं आज बात कर ही रहा हूँ, मुझे लगता है कि हर एक इलाके में, हर एक क्षेत्र में लोगों तक पहुंचती चली जाए तो कम से कम एक बार सही दिशा में खेती आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से फायदा होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ग्राहक अपेक्षित खाद ये इनकी कमी को पूरा करता है। बिल्कुल। और इसको जो जैसे मान लीजिए कि आलू के लिए अलग इसका खाद बनाई गई, उसमें बोरों पर लिखा गया आलू के लिए, गेहूं के लिए अलग है, धान के लिए अलग है, गन्ने के लिए अलग है। तो कम से कम 4 फसलों के लिए खाद तैयार हो चुकी है, जो मुख्य फसलें हैं, नकदी फसलें हैं अपने प्रदेश की, और फसलों पर काम हो रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए ये चीज। लेकिन तब तक मैं किसान भाइयों से भी कहूंगा कि और जो फसलें हैं, जैसे एक चीज मेरे मन में आती है बार बार कि किसान भाइयों को कैसे खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर इतना भी करें आज के दिन कि जो खाद डालने का तरीका वो 4 भाग 2 भाग और 1 भाग के अनुपात में डालना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन 4 भाग होना चाहिए पूरी फसल चक्र में, फास्फोरस 2 भाग में और पोटाश 1 भाग। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये बता देता हूँ कि 1 हेक्टेयर जैसे खेत है, 2.5 एकड़ खेत, तो 2.5 एकड़ खेत में जो खाद पड़नी है, मान लीजिए कि 2 बोरा किसान भाई यूरिया डालते हैं, 1 बोरा डीएपी डालेंगे और आधा बोरा पोटाश डालेंगे, तो निश्चित रूप से एक संतुलन बनेगा कम से कम। बिल्कुल, संतुलन के हिसाब से होगा। और उससे बढ़िया है कि मिट्टी की जांच करवा लें। हर जिले में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है कृषि विभाग की, लखनऊ में आलमबाग में है। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती। होता क्या है कि किसान भाई ये सोचता है कि मेरे खेत से कोई आकर के मिट्टी का नमूना लेके जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर चाहते हैं प्रयास करना पड़ेगा, अच्छी खेती करना चाहते हैं और अच्छी फसल पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी का और हम सभी का जागरूक होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।